ठीक है। सो कल हमने कहाँ पर छोड़ा था? आई रिमेम्बर कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मेटिंग ऑफ द फॉन्ट्स इन CSS, दिस वन। ठीक है। सो फॉन्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, दैट यू विल हैव टू फिगर आउट। सी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, है ना। हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज कभी याद नहीं होंगी। ठीक है, कि आप सोचो कि हर एक प्रॉपर्टी का मुझे पता है, या फिर कभी आपको भी पता चल जाएगा। सो देन हाउ डज थिंग्स हैपन? यू मस्ट नो कि एक्चुअली आपको करना क्या है। जब आपको ये पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन आपको ढूंढना आना चाहिए। लेट्स से कि आप अपना वेब पे डिजाइन कर रहे हैं और आपको समझ में आया कि इसका जो फॉन्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, देयर शुड बी डिफरेंट फॉन्ट। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि क्या मैं CSS के थ्रू या किसी और ऐसा वे हो सकता है जिसके थ्रू कि मुझे मैं अपना फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन से जॉर्जिया कर दूं, या वर्दाना से एरियल कर दूं। तो इन फॉन्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? ये क्वेश्चन आना प्रोग्रामिंग में बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो फिर आप उस प्रॉब्लम का उस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढोगे, एंड देन यू विल रीच इट आउट कि ये फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है और इसको हम यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे जरूरी है कि जब आपको प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन ढूंढना आना चाहिए। इंस्टेंटली सॉल्यूशन किसी को नहीं आते हैं। जो रेगुलरली दिन रात वेब डिजाइनिंग का काम करते हैं, वेब वेब पेजेस बनाते हैं, उनको भी हर एक प्रॉपर्टी का पता नहीं होता है। दे ऑल्सो लुक इट आउट ऑन द रिसोर्सेज, लाइक आई एम लुकिंग ऑन द W3 स्कूल राइट नाउ। तो इस तरह से वो रिसोर्सेज को देखते हैं कि, लेकिन हाँ उन्हें ये पता होता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, बट एक्चुअल सिंटैक्स क्या है, उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल नेम क्या है, देन वी कैन search it out on Google or on whatever resource we have। तो एक बार हम सिर्फ इनको गो थ्रू कर रहे हैं इसलिए कि आपको पता हो जाए कि CSS की कैपेसिटी क्या है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, राइट। तो अगर हो सकता है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हुए आए हैं लेकिन हमको याद नहीं रहे, लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि बॉक्स के अंदर अगर अपने स्पेसिंग लगानी है तो पैडिंग यूज होता है। पैडिंग कैसे यूज होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम उसको कहीं से ढूंढ के सर्च करके उसका फॉर्मेट लगा सकते हैं, राइट। और टूल भी ऐसे आते हैं जो आप लिखोगे, जैसे IDE है, अगर आप उसमें पैडिंग लिखोगे तो आपको सजेस्ट कर देगा कि पैडिंग की स्पेलिंग सही है या नहीं है, क्या उसकी वैल्यूज होती हैं, राइट। तो माय पॉइंट इज कि जरूरी है कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज हम कैसे करते हैं, कौन सी चीज होती है CSS के अंदर, कैसे करते हैं। यू कैन फिगर इट आउट एनी टाइम। जब हम कुछ वेब पेज बनाएंगे, आई विल मेक ए लाइव वेब पेज, देन यू विल सी कि किस तरह से हम लोग सर्च करते हैं और देखते हैं चीज़ों को। ओके। सो फॉन्ट्स के अंदर ये तीन चार प्रॉपर्टीज हैं। फॉन्ट फैमिली, जो कि फॉन्ट का टाइप हम चेंज कर सकते हैं। आपके सिस्टम पर वो फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। अगर, लेकिन हम तो वेबसाइट बना रहे हैं तो ये तो ग्लोबल होना चाहिए हर जगह पर। तो हम फॉन्ट जो कि ग्लोबल फॉन्ट नहीं है, कोई नया फॉन्ट है मान लेते हैं, तो उसको अपने को सोर्स कोड में डालना पड़ेगा, अपने गिट के अंदर उसको कमिट करना पड़ेगा, और उसको अपने CSS के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये होता है कि जैसे गूगल है, गूगल ने एक फॉन्ट की लाइब्रेरी बना रखी है। यू सी हेयर फॉन्ट गूगल। अगर आप ये देखो, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल फॉन्ट्स, fonts.google.com। तो गूगल ने जो है बहुत सारे फॉन्ट्स की फ्री लाइब्रेरी बना रखी है। तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट आपके सिस्टम में होते हैं, ब्राउजर जिनको सपोर्ट करता है, अगर वो आपको पसंद नहीं आते हैं और आप नया फॉन्ट लेना चाहते हो, लाइक रोबोटो, नोटो सेंस, रेड रोज, जो भी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जो भी आपको पसंद आता है, यू कैन पिक इट अप फ्रॉम हेयर। जैसे लेट्स से कि रोबोटो ले लिया, तो रोबोटो लेने के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा इसको। ठीक है। एक तरीका तो ये कि आपने अपने लोकल पर ये डाउनलोड कर लिया, फिर इसको इंपोर्ट कर दिया। दूसरा ये कि फॉन्ट की भी अलग अलग स्टाइल होती है। आप देख रहे हो कि थिन फॉन्ट है, ये थिन इटैलिक है, लाइट, थोड़ा सा लाइट है, और थिन से थोड़ा मोटा है। फिर ये लाइट इटैलिक है, तो रेगुलर, रेगुलर, फिर इसका बोल्डनेस बढ़ती जाती है। तो अलग तरह से इनकी स्टाइल्स भी होती हैं फॉन्ट की। तो आप किसी भी स्टाइल को यहाँ से पिकअप कर सकते हो, राइट।
इसको जैसे अभी एक स्टाइल आपने थिन ली, आप इस फ़ॉन्ट के अंदर अगर आपको सारी लेनी है तो सारी ले सकते हो, सीधा आप एम्बेड कर सकते हो, यहाँ से एम्बेड करने का तरीका भी दिया हुआ है, तो इसके ऊपर अपन बाद में जाएंगे। आई जस्ट वांटेड टू से कि देयर आर लॉट ऑफ फ़ॉन्ट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और इन द टेक इंडस्ट्री। तो आप कोई सा भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो अपने वेब पेज पर। अगर वो फ़ॉन्ट आपका डिफ़ॉल्ट सपोर्टेड है, तब तो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ग्लोबली वो फ़ॉन्ट हर कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं, तो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ कस्टम फ़ॉन्ट है, तो उनको आप इस तरह से आपके एचटीएमएल के अंदर इंपोर्ट करते हो, राइट? तो ये हम जब यूज़ करेंगे, देन वी विल कम आउट दैट। तो फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करते हुए आप बताते हो कि आपने कौन-सा फ़ॉन्ट आपके वेब पेज पर अप्लाई होना है। ठीक है, सिंटैक्स है इसका फ़ॉन्ट फैमिली एंड द नेम ऑफ योर फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आप बताते हो कि वो नॉर्मल जो ये जो है नॉर्मल है, इटैलिक का मतलब कि थोड़ा-सा टिल्ट होकर के आपका फ़ॉन्ट दिखेगा। ठीक है, जिसको अपन करके देख लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आपके फ़ॉन्ट को छोटा-बड़ा कर सकते हो पिक्सेल्स के अंदर, ईएम के अंदर, राइट? तो अब 40 पिक्सल की हेडिंग होगी, बड़ा साइज़ होगा, 30 पिक्सल, 14 पिक्सल, व्हाटएवर साइज़ यू वुड लाइक टू हैव, इफ यू कैन सी इस सेट फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सल। इसका कुछ अलग साइज़ होगा, कुछ 40 पिक्सल के आसपास, और इसका जो नीचे जो टेक्स्ट लिखा है ये 12-13 पिक्सल के आसपास होगा। तो आप अलग-अलग फ़ॉन्ट साइज़ आप लिख सकते हो। जिस तरह से हम फ़ॉन्ट इंपोर्ट करते हैं गूगल से, उसी तरह से आइकन्स भी हमें लगाने पड़ते हैं बहुत बार। जैसे यहाँ पर ये आइकन लगे हुए हैं 3, फेसबुक का, ट्विटर का और लाइक करने का, राइट? तो ये आइकन भी या तो आप इमेज बना करके आईएमजी एसआरसी से इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर ऐसी कई लाइब्रेरी हैं जिनको कि जैसे अपन फ़ॉन्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे उन लाइब्रेरीज़ को अगर आप इंपोर्ट करोगे, तो आप उनकी उन लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस बनी होती हैं। जैसे एफए ए फॉन्ट ऑसम करके एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे आइकन्स आते हैं। तो मान लो आपको क्लाउड कहीं पे लगाना है, तो यू कैन यूज एफए क्लाउड क्लास। अगर आपको कहीं पर हर्ट का आइकन लगाना है, यू कैन यूज एफए हर्ट क्लास। ठीक है, तो एक बार मैं मेरा सोर्स कोड खोल लेता हूँ जिसमें कि हम उसमें लिखते हुए चलें। ठीक है, तो ये भी हम मतलब जब कहीं कभी आइकन की जरूरत पड़ेगी कहीं अपने वेब पेज के अंदर, देन वी विल कम आउट कि आइकन हम इस तरह लगाते हैं, ड्रॉपिंग इट। सीएसएस लिंक्स। सो जब हम एचटीएमएल पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हम AHREF करके लिंक लगाते हैं। टेक्स्ट लिंक है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, राइट? तो अब इस लिंक को अलग अलग डिजाइन में देखो, हमने 4 तरीके से इसने दिखाया कि सिंपल टेक्स्ट लिंक जिसके ऊपर की कोई सीएसएस नहीं है, सीधा ऐसे दिख रहा है। लेकिन होवर के ऊपर आप देख रहे हो कि जब मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ, देन इट्स कलर चेंज, राइट? और पॉइंटर, माउस का पॉइंटर भी है वो हैंड पॉइंटर बन जाता है, दैट शो कि ये एक लिंक है, क्लिकेबल है। हैंड पॉइंटर ऑलवेज रिप्रेजेंट की इसके ऊपर क्लिक हो सकता है। इसी तरह इसका देखोगे आप, फॉन्ट कलर ग्रीन कर दिया, लेकिन होवर के ऊपर ये इसका भी हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, अंडरलाइन बन रही है। सिमिलरली हेयर दिस इज अ बटन जिसके ऊपर की लिंक लगा हुआ है, और हम इसके होवर के ऊपर, जैसे ही माउस होवर होता है इसके ऊपर, इसका कलर चेंज करते हैं। तो इस तरह से जो लिंक है आपका, ए टैग जो है, उसकी अलग अलग स्टेट होती हैं। पहली स्टेट की अभी आप देख रहे हो जो टेक्स्ट लिंक लिखा हुआ है, दैट्स अ सिंपल स्टेट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल अनविजिटेड लिंक, कि अभी तक किसी ने इस पर क्लिक नहीं किया है, सिंपल लिंक लगा हुआ है, राइट? उसके बाद अगर कोई इस पर क्लिक कर देता है, तो क्या आपको इसको कलर चेंज करना है? हो सकता है कि अगर आपको ये दिखाना हो वेब पेज के ऊपर कि अगर यूजर ने उस पर क्लिक कर दिया है, तो हम उसको रेड कलर का दिखा देते हैं कि जिससे कि यूजर को पता लगे कि यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस। तो उसके लिए लिंक की स्टेट होती है सीएसएस के अंदर ए विजिटेड। मैं ये होवर के ऊपर इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, तो इसकी स्टेट होगी होवर की, कि जैसे मैं एक आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि इसके होवर के ऊपर मुझे क्या कलर करना है। तो होवर की स्टेट होती है ए होवर, और एक्टिव की एक स्टेट होती है ए एक्टिव। लिंक द मोमेंट इट इज क्लिक्ड। एक्टिव का मतलब, एक्टिव और विजिटेड के अंदर बहुत माइनर सा डिफरेंस है। एक्टिव का मतलब कि मैंने इस पर क्लिक किया, अभी मेरा माउस का जो क्लिक है वो प्रेस्ड है, देन इट इज एक्टिव। और जैसे ही मैंने माउस मेरा क्लिक को ड्रॉप कर दिया,
दैट मीन्स कि यू हैव विजिटेड दिस, राइट। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, क्लिक करते टाइम एक्टिव स्टेट को हम यूज करते हैं। तो लेट्स क्रिएट सम लिंक्स ऑन आवर वेब पेज। सबसे ऊपर ऊपर बना लेते हैं, लेट्स गिव सम स्पेस एंड देन ahref इक्वल टू, लिंक दूं यहाँ पर, लेट्स से form.html का लिंक दे देता हूँ एंड फॉर्म, कुछ br लगा देता हूँ, फिर कैन मेक सम डिफरेंस। कोई बोलने की कोशिश कर रहा है? नैतिक, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही मेरे को बिल्कुल भी, क्या मेरे को ही समझ नहीं आ रही या किसी को भी समझ नहीं आ रही? कहीं मेरे ही ईयरफोन में दिक्कत हो? नहीं सर, किसी को नहीं समझ में आएगी। किसी को समझ नहीं आई तो नैतिक अपना क्वेश्चन आप तो अपना माइक से ही करो या फिर चैट में लिख दो। आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बताओ। सर जैसे अपने को स्टाइल शीट बनानी है, अपने को उसी फोल्डर में रहना होगा या फिर उससे भी डीप जा सकते हैं? आप कहीं भी जा सकते हो डीप, कितना भी, जैसे मैंने कहा ना कि पहले हमने बनाया था इमेज के अंदर स्टाइल फोल्डर में स्टाइल शीट लगाई थी, तो उसमें यहाँ पर जब आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पर वो एक्चुअल पाथ देना पड़ेगा कि आपकी स्टाइल CSS स्टोर कहाँ पर है। तो जो पाथ आप यहाँ दोगे ये वहीं पे जाके ढूंढेगा, ठीक है। तो लेट्स ओपन दिस, कॉपी कॉपी कॉपी, तो ये ओपन फॉर्म का जो ऊपर लिंक है, अब जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है लिंक का, ब्राउजर हमेशा उसको ब्लू करके अंडरलाइन के साथ में दिखाता है। नाउ अब हम इसकी CSS बनाते हैं। डिफॉल्ट मुझे ब्लू नहीं है, मुझे तो लिंक का जो कलर है वो कुछ पर्पल या कुछ और रखना है। तो हाउ, लेट्स फर्स्ट ऐड ए क्लास हियर, लिंक, और इस क्लास को मैं डॉट के साथ यहाँ पर लिखूंगा, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करूंगा एंड देन लेट्स से कि मुझे इसका कलर रखना है, कलर में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वायलेट कर देते हैं हम, एंड देन सी, कलर चेंज हो गया इसका। मुझे लेट्स से कि अंडरलाइन, वायलेट तो बहुत ही लाइट कलर है, ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि इसका अंडरलाइन भी नहीं चाहिए मुझे डिफॉल्ट, तो मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन और को कर दूंगा मैं नन, कि मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो ये अंडरलाइन भी हट गई, राइट। अब इसके डिफरेंट स्टेट पे काम करता हूँ मैं, कि इसके होवर के ऊपर मुझे कलर चेंज करना है। अभी मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो व्हाट आई विल डू दैट, डॉट लिंक कोलन होवर। आई कैन टेल कि ये ए टैग के ऊपर डॉट लिंक लगा हुआ है, नहीं भी लगाऊंगा तो भी आई थिंक दैट शुड वर्क। लेट्स से इसका कलर, फिर से चैलेंज है, कौन सा कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ब्लू ले लेते हैं, अब तो पील ले लेते हैं, एंड यू सी जब मैंने इसको होवर किया है तो इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत छोटा है, फॉन्ट साइज बड़ी कर दें इसकी, तो व्हाट आई विल डू दैट, फॉन्ट साइज लेट्स से 20 पिक्सल कर देता हूँ इसको, तो अब
आप जब बाय डिफॉल्ट जो ये जो लिंक है ये इस पे काम करेगा, किस पर, इसकी डिफॉल्ट स्टेट के ऊपर। होवर की स्टेट पे मैंने क्या किया है, सिर्फ कलर ही चेंज किया है। तो जैसे मैं इस पे होवर करूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। होवर के ऊपर मुझे करना है कि अंडरलाइन भी लगाना है होवर के ऊपर, तो आई विल डू दैट, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। So when you will hover it, it will write down the underline below text। ठीक है, इसी तरह से अभी देखो यहाँ पर आप होवर करते हैं, इसका पॉइंटर जो है हैंड बन के आता है। इस पॉइंटर की प्रॉपर्टी होती है, यू कुड चेंज इट आउट एनीथिंग यू वुड लाइक, कि आपने पॉइंटर क्या करना है, नहीं कर्सर आता है आई थिंक प्रॉपर्टी, कर्सर को क्या करना है, पॉइंटर, तभी तो ये एक्चुअली है ही पॉइंटर, तो पॉइंटर में दिखेगा। ठीक है, तो वी हैव टू फिगर आउट कि कर्सर की और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो मुझे एक्चुअली याद नहीं है, तो वी कैन चेक इट आउट। क्रॉस हेयर करते हैं, आई नो कि क्रॉस हेयर हाउ लुक इट, ठीक है, तो प्लस सा दिखता है क्रॉस हेयर के अंदर, राइट। इस तरह से आप पॉइंटर को अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट यू शुड नो कि कर्सर चेंज होता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कर्सर चेंज होता है तो आप उसको सर्च भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए एक बार आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा क्या क्या चीजें होती हैं। रटने की जरूरत नहीं है कि किसमें क्या होता है, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि कौन सा काम सीएसएस के थ्रू हो सकता है, फिर देन यू कैन लुक इट आउट ऑन द गूगल एंड दीस थिंग्स की कैसे करते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन कि लिंक को आपने लगा दिया। इसी तरह विजिटेड के ऊपर जब आप इस पर क्लिक कर चुके होगे, लेट मी क्लिक ऑन दैट, मेरा फॉर्म खुल गया, मैं बैक गया इसके ऊपर, तो अभी ये क्लिक्ड है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर भी कुछ मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये मेरा लिंक जो है क्लिक्ड है या नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू दिस, आई कैन राइट लिंक कोलन विजिटेड और इसका कलर कर देते हैं रेड। और ये कई ब्राउजर में सपोर्ट करता है, कई में नहीं करता है, तो इट्स बिहेवियर थोड़ा सा इसका अलग है। बट यहाँ पर देखो आपने रेड कलर किया था, रेड में चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि ये विजिटेड लिंक है, और आप रिफ्रेश करोगे तो ये विजिटेड में दिखेगा। ठीक है, तो यू कैन प्रैक्टिस दीज थिंग्स। नाउ लेट्स नेक्स्ट मूव, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सीएसएस लिस्ट। जो हम यूएल और एलआई के थ्रू लिस्ट बना रहे हैं, उनकी स्टाइल्स को यू कैन चेंज इट आउट। यहाँ पर देखो आपने जो ये बुलेट है, ये सर्किल है जिसमें कि जो फील्ड अप नहीं है। यहाँ पे देखोगे स्क्वायर है जो कि फील्ड अप है, राइट। यहाँ पर अगर आप ऑर्डर लिस्ट की बात करोगे तो नंबर की स्टाइल देखो 1 2 3 है या फिर रोमन नंबर में है। तो दीज थिंग्स यू कैन डू विद सीएसएस। तो सीएसएस करने के लिए कि अगर आपको इसकी लिस्ट की स्टाइल का टाइप चेंज करना है, तो देयर इज अ प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप में इफ यू विल राइट डाउन सर्किल तो सर्किल बनाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर बनाएगा। ओएल के अंदर आपको रोमन लिखना है तो अपर रोमन अल्फाबेट लिखने हैं, लोअर अल्फा। तो आप लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टीज को आप रीड आउट कर सकते हो कि किस तरह से हम किसी लिस्ट की का जो बुलेट है या फिर नंबर है उसको अलग स्टाइल के अंदर सेट कर सकते हैं। नॉट ए मेजर डील। ठीक है, या फिर आप उस लिस्ट स्टाइल के अंदर इमेज भी लगा सकते हो कि आपको लगा कि ये कुछ आइकन यहाँ पे लगाना है इंस्टेड ऑफ दिस डिफॉल्ट बुलेट स्टाइल, तो यू कैन यूज लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, एंड देन पोजीशन ऑफ द लिस्ट स्टाइल के कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इस तरह रैप होके आना चाहिए या फिर एक बुलेट सीधे की लाइन होनी चाहिए। देन यू कैन यूज लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड एंड इनसाइड। तो ये एक बार आप अपने HTML कोड में ट्राई करके देखना, राइट। इसके बाद आते हैं लिस्ट टेबल के ऊपर। तो टेबल का देखो आपने जब बनाई थी अभी वो एक इस तरह का एक टेबल बन के आ रहा था, बट सी हाउ दे हैव कन्वर्टेड इट बाय यूजिंग द सीएसएस। ठीक है, किस तरह से उन्होंने इस सीएसएस के थ्रू इसको सुंदर बनाया है, राइट। तो क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर कि आपकी जो ये टेबल है इसमें देखो कि बॉर्डर आपने दिया है, ये आपका मोटा बॉर्डर आ रहा है, 2 बॉर्डर आ रहे हैं एक साथ में। क्यों आ रहे हैं? लेट मी
अपने जो टेबल बनाई है उसमें देखते हैं और फिर इनको अप्लाई करते हैं वहां पर एंड देन सी द डिफरेंस। ये अपने टेबल, एक तो मैं इसको ऊपर ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि स्क्रॉल ना करना पड़े बार बार मुझे। फर्स्ट HTML, ठीक है, इस तरह की टेबल आ रही है। अब ऐसे क्यों बन के आई है, लेट्स से कि हमने क्या क्या लिखा है इस टेबल के अंदर। CSS के नाम पर हमने इसमें कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक क्लास टेबल लगाई है ना। और इस क्लास टेबल पे क्या कुछ CSS अप्लाई किया हमने, देखें इसमें। हाँ, इसमें हमने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दिया है ना। एक बार इसको भी हटा देता हूँ, विड्थ रहने देता हूँ, अदरवाइज छोटी सी दिखेगी वो। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर लग रहा है आपके सेल्स के ऊपर, राइट। लेकिन आप देखो कि दोनों सेल्स के बीच में ये जो बॉर्डर लग गया, ये इस सेल पे लग गया और ये बॉर्डर लग गया दूसरे सेल पे लग गया, तो बीच में स्पेस आ गई। ये स्पेस क्यों आ रही होगी? क्या हमने सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग कुछ लगा रखी है टेबल पर? नहीं। तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग लेके चलता है। अगर मैं उसको सेल स्पेसिंग को हम एट्रीब्यूट के थ्रू भी 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने दोनों सेल के बीच की जो स्पेस थी वो आपस में खत्म हो गई, मतलब 0 कर दिया। तो नाउ अब आप देख रहे हो कि दोनों जहां पर भी ये दो सेल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक बॉर्डर 1 पिक्सल इसका है, दूसरे का बॉर्डर 1 पिक्सल इसका है, तो बीच वाले जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल के हो गए, लेकिन जो सराउंडिंग चारों तरफ वाला बॉर्डर है वो 1 पिक्सल का हो रहा है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस बॉर्डर को अपन कोलैप्स कर सकते हैं बाय यूजिंग द CSS प्रॉपर्टी बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने क्या किया कि हर टेबल के टेबल हो, TH हो, TD हो, सभी के ऊपर बॉर्डर लगा दिया। अभी अपन नहीं लगाते हैं, सिर्फ कोलैप्स को यूज करते हैं। वेयर इज द बॉर्डर प्रॉपर्टी कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स ये हम टेबल पर लगाते हैं। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोलैप्स, कि जहां पर दो सेल आपस में टच हो रहे हैं, वो दोनों की जो बॉर्डर विड्थ है 1 पिक्सल 1 पिक्सल, वो बन करके मोटा बॉर्डर बन गया बीच में, तो मुझे वो हटाना है। तो आई विल यूज बॉर्डर कोलैप्स। सी द डिफरेंस, अभी जहां पे बॉर्डर दिख रहा है चारों तरफ, वो हर जगह एक साइज का है। मीन्स कि बॉर्डर्स को अगर आपस में टच हो रहे हैं तो वो समझ गया कि 1 पिक्सल इसका आ रहा है, 1 पिक्सल इसका आ रहा है, लेट्स रिमूव 1 पिक्सल फ्रॉम दिस। ठीक है, तो that's one property is border collapse. Another is, let's write down the border of everything, table, TH और TD। See, एक तरीका और है क्लासेस लिखने का, कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने डॉट टेबल वहां पर क्लास लगाई है ना। तो इससे ये क्या देखेगा कि टेबल नाम से किसी भी HTML टैग के ऊपर कोई क्लास है क्या। यहाँ पे इसने देखा कि इसके ऊपर क्लास है, इस पे अप्लाई कर दिया है। एक तरीका होता है कि मान लो जितनी भी सारी टेबल्स हैं इस वेब पेज पर, जितनी भी मैं टेबल बनाऊंगा सब पर एक ही फॉर्मेटिंग मुझे अप्लाई करनी है, तो मुझे क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा का सीधा इस टैग पर वो CSS अप्लाई कर सकता हूं। तो उस केस के लिए मैं क्या करूंगा, उस केस के लिए मैं डॉट यूज नहीं करूंगा। तो अब आपने डॉट यूज नहीं किया है, तो आपका ब्राउजर जब इस CSS को इंटरप्रेट कर रहा होगा, उस टाइम पर वो देखेगा कि ये डॉट तो नहीं है इसके साथ में। इसका मतलब कि ये हमने जो रेफरेंस दिया है यहाँ पर हमने रेफरेंस किसी HTML टैग का दिया है। तो टेबल के नाम से वो HTML टैग यहाँ पे सर्च करेगा और उसको टेबल टैग यहाँ मिल गया, तो इसके ऊपर ये CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। गॉट इट? सो लेट्स सी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैंने इस टेबल के ऊपर अप्लाई कर दिया। बॉर्डर क्यों हटा? बॉर्डर इसलिए हटा कि यहाँ पे जो बॉर्डर था ये मैंने TD के ऊपर लगा रखा है। आप देखोगे यहाँ पर डॉट टेबल स्पेस TD, लेकिन ये डॉट टेबल क्लास का जो रेफरेंस था
वो मैंने यहाँ से हटा दिया, क्लास इक्वल टू टेबल यहाँ से हटा दी, तो क्लास इक्वल टू टेबल यहाँ से हटा दी, तो ये यहाँ पर उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा कि ऐसा HTML टैग जिसके ऊपर की टेबल नाम से कोई क्लास लिखी हुई है और स्पेस करके, मतलब उसके अंदर नेस्टेड में वो उसमें TD ढूंढेगा और उस TD पर एक क्लास अप्लाई करेगा, लेकिन उसको एक क्लास ही नहीं मिली है तो ये अप्लाई किस पे करेगा। तो इसलिए मैं इसको डॉट को हटा देता हूं। नाउ अब वो इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा कि HTML टैग में, HTML पेज में आपके सर्च करेगा कि टेबल नाम से कोई HTML टैग है और उसके अंदर जितने भी TD हैं, स्पेस TD का मतलब उसके नेस्टेड जितने भी TD हैं उन सब पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। तो लेट्स सी, ठीक है, इसने अप्लाई कर दिया है। अब ये TH के ऊपर वालों पर भी बॉर्डर लगाना है मुझे, लेट्स से टेबल के ऊपर भी पूरे पे बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसने पूरी टेबल के ऊपर बॉर्डर लगा दिया। देखो टेबल का बॉर्डर भी है यहाँ पर और TD का बॉर्डर है, फिर भी ये 1 पिक्सल का ही दिख रहा है क्योंकि हमने बॉर्डर कोलैप्स यूज किया हुआ है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो टेबल हेडिंग है इनके ऊपर बॉर्डर नहीं लगा है लेफ्ट और राइट में, तो इनके ऊपर भी मुझे बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू दैट कि टेबल के अंदर TD, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये TH है और TD यहाँ से शुरू होता है, तो हमने जो CSS में रेफरेंस दिया है वो TD का दिया है, TH का नहीं दिया है। तो हम TH का भी रेफरेंस दे देते हैं, लेट्स से कि कोमा लगा करके मल्टीपल क्लासेस को एक साथ अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स से कि टेबल के अंदर जो TH है उस पर भी सेम ही क्लास अप्लाई हो जाएगी, सेम ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो अब क्या करेगा ये, टेबल के अंदर जितनी भी TDs हैं उन पर और टेबल के अंदर जितनी भी TH है उन पर ये CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, तो ये इनके ऊपर भी वो बॉर्डर अप्लाई हो गया और पैडिंग अप्लाई हो गया, राइट। कोई डाउट अभी तक? ठीक है, लेट्स से कि अपने को हेडिंग का जो है बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना है, तो आई जस्ट कॉपीड द टेबल TH एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया टील। तो ये उसका बैकग्राउंड कलर टील हो गया। इस हेडिंग का मैंने इसका कलर कर दिया, मतलब फॉन्ट कलर कर दिया वाइट। इसका फॉन्ट कलर वाइट हो गया, राइट। कोई डाउट अभी तक? नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार चैट विंडो में लिख देना ना, आई विल री एक्सप्लेन। सो हम डिजाइन बना रहे हैं कुछ इस तरह का। तो हमने ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। अब इसमें हर रो का आप देख रहे हो अल्टरनेट कलर जो है ना वो चेंज है। अब ये कैसे काउंट करोगे आपकी इस फर्स्ट रो में ये आए, सेकंड रो में ये आए? तो CSS ने एक प्रॉपर्टी दे रखी है इसकी, लेट्स चेक इट आउट हियर, ट्राई इट योरसेल्फ। हम लोग रो का कलर चेंज कर रहे हैं, राइट। इस रो में अगर आप देखोगे ये होवर पे भी कलर चेंज करता है। तो इफ यू विल स्टडी आउट इट कि कस्टमर नाम से एक रेफरेंस है CSS के अंदर, मतलब इस टेबल का जो नाम होगा वो कस्टमर होगा। अब देखो यहाँ पे हैश यूज कर रहा है, हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डॉट। सो दैट इज अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग द CSS क्लास। फर्स्ट हम क्लास के नाम से स्पेसिफाई करते हैं। टेबल के ऊपर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, तो मुझे इस कस्टमर के साथ में यहाँ पे हैश की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट। बट इसने क्या यूज कर रखा है, ID। ID अगर आप यूज करते हो तब आपको CSS के अंदर आप उस ID को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे हैश। ठीक है, सो वट एवर यू वांट टू यूज आप कर सकते हो। डिफरेंस क्या होता है ID और क्लास में? ID का मतलब होता है आइडेंटिफायर, दैट मीन्स कि इस टेबल का आइडेंटिफायर अपन ने कस्टमर दिया है, तो ये नॉर्मल बिहेवियर है कि आप ID को सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे, तो ID हमेशा यूनिक होता है। तो क्लास को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई ब्लॉक है, ऐसा कोई एलिमेंट है जो आपको पता है कि ये यूनिक ही है, इसके ऊपर कुछ और इसको हम कहीं और रीयूज नहीं करेंगे सेम पेज में,
then we can use id, right? Otherwise we can use classes. ठीक है, so now if you will see study 8, टेबल के ऊपर इन्होंने फॉन्ट फैमिली सेट कर रखी है, बॉर्डर कोलैप्स सेट कर रखा है, विड्थ 100% सेट कर रखा है। हमने क्या कर रखा है, हमने हमारी टेबल के ऊपर बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर विड्थ 500 पिक्सल, राइट? इसको अगर अपन 100% कर देंगे तो ये आपकी फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव, उन्हीं की सीएसएस को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कर रखा है, कस्टमर टेबल के अंदर जो टीडी है और टेबल के अंदर जो टीएच है उसका बॉर्डर दे रखा है, पैडिंग दे रखी है। हमने क्या कर रखा है, हमने भी टेबल की टीडी और टीएच के अंदर बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दे दी, राइट? नाउ व्हाट द नेक्स्ट इज डूइंग कि टेबल के अंदर जो टीआर है उसका जो nth चाइल्ड है इवन, अब यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो इवन रो है उनके ऊपर, एक सेकेंड यार, यहाँ पर वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो इवन रो है उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर कुछ और आएगा और जो ओड है उनके ऊपर बैकग्राउंड कलर कुछ और आएगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब इस तरह से कुछ लूप काइंड ऑफ चल रहा है ना, सेम ही क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो हम उसको चाइल्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आपकी टेबल है पूरी, एक कस्टमर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, टेबल है, उसके अंदर जो टीआर है उसका जो nth चाइल्ड, मतलब वैसे हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड पे क्या इंप्लीमेंट हो, थर्ड पे क्या हो, फोर्थ पे क्या हो, नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसने क्या किया है, nth चाइल्ड, क्योंकि उसको पता है कि नंबर ऑफ रोज जो है कितनी भी हो सकती हैं, वी डोंट नो दैट। तो nth चाइल्ड मतलब सारे चाइल्ड को उसको रीड करना है और उसमें इवन जो है उसके ऊपर उसको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, राइट? तो हम ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि टेबल के अंदर जितनी भी टीआर है उसके nth चाइल्ड तक आप जाओ, मतलब जितनी भी है सब तक जाओ और उसमें इवन्स को आइडेंटिफाई करो और उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। ठीक है, तो ये अपन अप्लाई करें अपने इसमें भी, कॉपी कर लेता हूं इसको मैं। और अपने पेज पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो आपका इवन था 1 2 नंबर के ऊपर है आपका ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, राइट? अगर मैं और इसमें रो बना दूंगा चौथे नंबर की तो उसके ऊपर दोबारा से ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। लेट्स मेक इट, मुझे ही दिख रहा है कि नहीं आया, आप लोगों को भी दिख रहा है नहीं आया? लेट्स रिमूव द default। तो फुटर दिक्कत दे रहा था। जैसे ही अब n चाइल्ड किया हमने अल्टरनेट, ये जो इवन आइडेंटिफाई करेगा, इस रो में इवन नंबर पे 2 है, फिर ये फोर्थ वाला रो है और इनको बैकग्राउंड कलर देता हुआ चलेगा। तो अगर किसी लिस्ट है कोई, उसके ऊपर अगर आपको nth एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड देन यू कैन स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ nth एलिमेंट। मैं W3C पे जा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इस टीआर के ऊपर जब आप होवर कर रहे हो, किसी भी रो पे होवर करो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो जैसे एक ही होवर प्रॉपर्टी होती है वैसे ही किसी भी टैग की आप होवर प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। तो लेट्स कि इस तो क्या इम्पैक्ट होगा यहाँ पर, जब मैं इन पे होवर करूंगा तो ये कलर चेंज होगा। ठीक है, सो लुक्स कूल। नाउ लेट्स मूव फ्रॉम द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सीएसएस टेबल के बाद में सीएसएस डिस्प्ले है, मैक्स विड्थ है, पोजीशन, ओवरफ्लो। मुझे थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा दीज, नहीं तो बहुत, क्योंकि ये बहुत हम मेजरली यूज नहीं करते, इनिशियली हम लोग इसको यूज भी नहीं करेंगे, तो मैं वही यूज करना, क्योंकि आज टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट टू मेकिंग सम नाइस डिजाइन
तो उसमें जो यूज आ रही है वो यहाँ तक यूज आएंगी CSS टेबल तक, राइट। यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसके बाद अभी के लिए हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं एंड देन आई विल डायरेक्टली मूव ऑन फ्लैक्स, वेयर इट इज, फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है? अभी तक जो हमने CSS टेबल तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट है किसी का? नो सर। ओके ग्रेट। CSS फ्लैक्स बॉक्स, तो जो अभी कुछ लोग हैं जो प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, दे गाइज एक्चुअली यूज फ्लोटिंग सिस्टम टू अरेंज द वन डिव डिसाइड ऑफ अदर्स। जैसे 1 2 3 ये 3 ब्लॉक बने हुए हैं। अभी अगर आपने बिहेवियर देखा होगा सर। यस सर आपने वो होवर का प्रॉपर्टी दिखाया ना टेबल, तो कोलन डाला बीच में, हाँ हाँ, तो तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से प्रॉपर्टी पे ऐसे कॉलन डाल के करना है और कौन से इस पे मतलब डायरेक्ट लिखना है? सो बेसिकली जो स्टेट्स होती है ना, स्टेट्स, उन स्टेट्स के लिए आपको कोलन ही यूज करना पड़ेगा। जैसे अपन ने लिंक के लिए यूज किया, लिंक कहाँ गया, लिंक, तो लिंक इज ए क्लास, है ना। और उस क्लास, उस एस्टिमेट, ये जो विजिटेड है ना, दैट्स नॉट ए प्रॉपर्टी, दैट्स ए स्टेट, एक्शन है उसके ऊपर कि आप कुछ कर रहे हो उसके ऊपर ना। तो CSS में अगर किसी एक्शन को डिफाइन करना है एस्टिमेट टैग के, जो यूजर जो एक्शन कर रहा है उसके लिए अपन कोलन यूज करेंगे। तो कुछ गिने चुने एक्शन होते हैं कि माउस ओवर करता है, क्लिक करता है या विजिट करता है, ठीक है, तो उनके लिए हम कोलन यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टीज नहीं है एक्चुअली, होवर इज नॉट ए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो उसका कलर चेंज होगा या टेक्स्ट डेकोरेशन चेंज होगी, फॉर्मेटिंग चेंज होगा, वो होती है। होवर इज ए एक्शन कि यूजर जो है उसके ऊपर क्लिक कर रहा है या फिर माउस ओवर कर रहा है, तो उसको कैप्चर करने के लिए हम CSS में डिफाइन करते हैं कि ये HTML टैग है, ये क्लास है, इसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो होवर। अगर एक्शन नहीं है, अगर मैं इसको हटा दूंगा, दैट मीन्स कि देयर इज नो एक्शन। डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है ब्राउजर पे जब लोड होते टाइम जो दिखाना है, वो उस लोड डिफॉल्ट एक्शन उसको लोड को लेगा, ये इसको लेगा डिफॉल्ट एक्शन, ये भी लोड हो रहा है, लोड के टाइम पे इसको अप्लाई करना है, ठीक। क्या बात कर रहे थे हम? फ्लैक्स की बात कर रहे थे, राइट। तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है जब आप अपने HTML टैग में, एक मैं नया बॉक्स, नया पेज बना लेता हूँ, बहुत खिचड़ी हो गई है इसमें। थोड़ा सा HTML पार्ट ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, हेड तक, बॉडी तक कर लेते हैं। क्लास बॉडी को हटा देते हैं, CSS यही रहने देते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पर कुछ लिखते हो, लेट्स से div हेडर का लोगो लगा देते हैं यहाँ पर, लेट्स से कि ये लोगो है। उसके बाद में मुझे नेविगेशन बनाना है, तो लेट्स से आई एम राइटिंग div। अब अगर आप देखोगे इसको स्क्रीन के ऊपर, ये एक के ऊपर एक आता है, राइट। तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जब भी आप HTML के टैग लिखते हो तो ये एक के ऊपर एक स्टैक होकर के आएगा। बट आपको सिर्फ हमेशा यही थोड़ा चाहिए, आपको ये भी करना है कि लोगो इधर आएगा, नेविगेशन इधर आएगा, फिर हॉरिजॉन्टली भी चीज़ों को स्पेस लगाना है। तो अभी तक लोग यूज करते थे, फ्लोटिंग वगैरह यूज करते थे, बट आई वुड रिकमेंड टू यूज द फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स क्या करता है, लेट्स से यहाँ उसको पढ़ लेते हैं, देन वी विल अप्लाई ऑन आवर पेज। कि फ्लैक्स बॉक्स जो ये ब्लॉक्स हैं, इनको एक आपको किस तरह से अरेंज करना है, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी देता है कि आपको एक के ऊपर एक रखना है या एक के बाद एक रखना है। इनको आपको यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करना है
राइट से स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, किस तरह से आपको इसको यूज करना है, ये हम फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अपने लेआउट को बनाएंगे, राइट। तो जैसे ये एक इसने सीएसएस दी है, इसमें एक पेरेंट डिव है जिसको कि इसने क्लास दे दी फ्लेक्स कंटेनर, मतलब इस फ्लेक्स कंटेनर क्लास के अंदर वो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज लिखेगा और उनका असर किन पे पड़ेगा, जो भी इसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट है उनके ऊपर इनका असर पड़ेगा, राइट। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं एंड लेट इट डाउन इन आवर कोड। अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 2 3 एक के ऊपर एक आ रहा है, तो क्योंकि मैंने इस फ्लेक्स कंटेनर की सीएसएस को डिफाइन नहीं किया है। ये मुझे यहाँ पर अब इसमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लिख करके मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इन बॉक्सेस को किस तरह से अरेंज करना चाहता हूँ, राइट। लेट्स सी इट, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो पेरेंट एलिमेंट है जो कंटेनर है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसका डिस्प्ले टाइप क्या होना चाहिए। डिस्प्ले टाइप हम करते हैं इसका फ्लेक्स, दैट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपको फ्लेक्स को यूज करने के लिए पेरेंट एलिमेंट को ये बताना पड़ेगा कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स है। अब आप देखोगे इसको, तो ये एक के बाद एक आ गया, थोड़ा सा मतलब इनको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं बॉर्डर लगा करके। फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं, कैसे करेंगे, इनके अंदर जितने भी डिव हैं उनका हम बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल, ठीक है। इनकी विड्थ भी दे देते हैं और पैडिंग भी दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा चिपक के नहीं आएगा, सही दिखेगा, और आपस में टच हो रहे हैं तो इनको हम थोड़ा सा दूर दूर भी कर देते हैं। तो ये देखो अभी इसकी डिफॉल्ट, ये पहले अगर मैं इस फ्लेक्स को हटा दूंगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, तो एक के ऊपर एक आएंगे, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, लेकिन अपने को एक के ऊपर एक नहीं लगा करके इनको साइड बाय साइड अरेंज करना है। देन आई विल यूज डिस्प्ले फ्लेक्स। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है कि आपका जो आपका बॉक्स है, जिनको आपको कॉलम में दिखाना है, रो में दिखाना है, या फिर कॉलम को भी रिवर्स करके दिखाना है, तो लेट्स यूज द फ्लेक्स डायरेक्शन। अभी ये बाय डिफॉल्ट इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है वो रो होता है, इसीलिए इफ यू नोटिस ये रो के अंदर आ रहा है, अगर मैं इसको कॉलम कर देता हूं तो ये कॉलम में बन जाएगा, जो कि बिना फ्लेक्स के होता है। नाउ अगर आपको इसको रिवर्स करना है कॉलम को, मतलब कि मैंने जो नीचे वाला डी है इसको ऊपर लाना है, ऊपर को नीचे करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, देन इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉलम रिवर्स, तो ये इसको रिवर्स कर देगा, राइट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन द सीएसएस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर ही, अगर आप इसको रो में, बाय डिफॉल्ट तो रो ही होता है, नहीं भी लगाएंगे तो भी रो में करेगा, और अगर मैं रो में लिखता हूं तो भी ये रो में करेगा। और रो की भी दो प्रॉपर्टी होती है, रो जो कि आपको जिस क्रम में आपने HTML में div लिखे हैं, एक तो उसी क्रम में लेके आएगा डिफॉल्ट, और अगर आप उसको रिवर्स कर देते हो तो जो लास्ट में लिखा है वो पहले आ जाएगा। 3 2 1 और उसको राइट में ले जाएगा। इसका बिहेवियर है और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं फ्लेक्स कंटेनर के बाद में। फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, देन द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत सारे डिव है ना यहाँ पर। मैं तो क्या हो रहा है कि अभी अगर मैं बहुत सारे डिव बना देता हूँ एक बार मेरे फ्लेक्स HTML में, इन्हीं को कॉपी करके, तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे एक ही लाइन में, पहले रिवर्स हटा देता हूँ इसका, यूज करता है रिवर्स हमेशा मुझे, तो ये फ्लैग डायरेक्शन ही हटा देते हैं क्योंकि डिफॉल्ट हमें जो है वही रखना है।
कितने बने, नंबर हमने लिखा नहीं है इसमें, तो और थोड़े से बना लेते हैं। और लास्ट में लिख देते हैं कि ये लास्ट वाला है, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। देख रहे हो आप कि सारे के सारे स्क्रीन पे आ रहे हैं, फिट होके आ रहे हैं और एक ही रो में है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है कि ऐसे तो बहुत सारे आएंगे तो छोटे होते जाएंगे ये तो वो टाइप की जो मैंने साइज भी दी है 200 पिक्सल इनकी, तो वोट आई वांटेड कि उसके बाद में 200 पिक्सल के हिसाब से जो इस पे आए वो आ जाए, उसके बाद में नेक्स्ट रो में आ जाए। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लैक्स की, वो इसको रैप करने के लिए है कि ये रैप हो या नहीं हो। तो प्रॉपर्टी का नाम है फ्लैक्स डैश रैप। लेट्स यूज इट। फ्लैक्स डैश रैप कोलन रैप। क्या करेगा ये, एक्सपेक्टेशन इज कि स्क्रीन में फिट होने के बाद में 200 पिक्सल मैंने इनकी जो विड्थ स्पेसिफाई की है 200 के हिसाब से जितने फर्स्ट रो में फिट होते हैं उतने होंगे, उसके बाद में नेक्स्ट रो के अंदर ये मूव हो जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अलाइनमेंट। फ्लेक्स फ्लो को हम स्किप कर रहे हैं। फ्लेक्स फ्लो जो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि मल्टीपल फ्लेक्सेस को एक साथ कैसे लिखने हैं, हम एक शॉर्टकट में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी कि लेट्स से कि अपने पास में जो कंटेंट है वो कम है, राइट। मैंने हटा दिया, वापस कमेंट आउट कर देता हूँ, क्या पता दोबारा जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कमेंट आउट कर दिया है। नाउ लेट्स अभी देख रहे हो आपकी मेरी स्क्रीन तो इतनी बड़ी सारी है, लेकिन ये आपका लेफ्ट से शुरू हो रहा है। अब इसको आपको अरेंज करना है डिफरेंट वे में कि इसको सेंटर में करना है या राइट से शुरू करना है, या फिर ये पूरे इस स्क्रीन पे आए लेकिन इनके बीच का जो स्पेस है, ये वो जो खाली जगह बची है वो स्पेस इसको कवर करे। तो उसके लिए, इसके अलाइनमेंट के लिए हम यूज करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, लेट्स से सेंटर यूज करते हैं। तो सेंटर इज माय एक्सपेक्टेशन कि वो इसको सेंटर में ले आएगा स्क्रीन के। नाउ मुझे सेंटर नहीं करना, मुझे तो इनके बीच में स्पेस क्रिएट करनी है। तो स्पेस बिटवीन एक प्रॉपर्टी होगी इसकी, जो कि इनके बीच में स्पेस जो है वो इक्वली डिवाइड कर देगा। तो फर्स्ट एलिमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम फ्लेक्स स्टार्ट, लास्ट एलिमेंट विल एंड अप विद द फ्लेक्स एंड, और जो बीच में जो भी एलिमेंट है वो सबके बीच में एक स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। नाउ एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, जस्टिफाई कंटेंट को हम यूज कर सकते हैं कि ये फ्लैक्स जो है स्टार्ट कहाँ से, एंड में कर दिया मैंने इसको, देन व्हाट विल हैपन, ये फ्लैक्स के एंड से स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड से। अगर बाय डिफॉल्ट ये इसका जो स्टार्ट होता है वो फ्लैक्स स्टार्ट लेफ्ट साइड से होता है। इन फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेआउट के अंदर हम लोग फ्लैक्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, राइट। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि जब मल्टीपल डिव्स होते हैं उनको किस तरह से सेंटर स्पेस क्रिएट करनी है या फिर लेफ्ट राइट के अंदर लेके जाना है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ऐसा होता है। हम फ्लैक्स फिर हम सर्च कर सकते हैं फ्लैक्स के अंदर जाकर के कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम इसको यूज करनी है, राइट। तो जस्टिफाई कंटेंट विल यूज टू एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ योर फ्लेक्स बॉक्स, इनको फ्लेक्स बॉक्स बोलते हैं हम। नेक्स्ट इज अभी सारी प्रॉपर्टीज स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम प्रॉपर्टीज। अलाइन आइटम इसको वर्टिकली अलाइन करने का काम करेगी कि जो आपके फ्लेक्स बॉक्स अभी हमने जो जस्टिफाई कंटेंट ने क्या किया था वो हॉरिजॉन्टली आपके इसको क्या बोलते हैं अलाइन कर रहा है, लेकिन आपको वर्टिकली भी करना पड़ सकता है कि लेट्स से कि इस जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका पेरेंट कंटेनर है, इसकी मैं कुछ विड्थ हाइट दे देता हूँ। हाइट जब आपको समझ में सही आएगा 500 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जिससे कि अपने को स्क्रीन पे दिखे, येलो ग्रीन कर देते हैं।
ठीक है। तो अब देख रहे हो कि बॉक्स की भी हाइट अपने आप ही बढ़ गई, राइट। इसका मतलब कि जो अलाइन आइटम होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होगी स्ट्रेच, कि उसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच कर दिया इसने। अब हमें इसको स्ट्रेच नहीं करना, हमें तो इतना ही रखना है इसको। तो व्हाट आई विल डू दैट, अलाइन आइटम की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, स्ट्रेच हो, अभी स्ट्रेच प्रॉपर्टी पर है ये। लेट्स से सेंटर करते हैं, सेंटर से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सेंटर में आ जाएगा जो भी इसकी डिफॉल्ट हाइट के साथ में। तो वर्टिकली अलाइन हो गया ये सेंटर से, राइट। अलाइन जस्टिफाई कंटेंट विल यूज टू align your flex box horizontally, align item will use to align your flex box vertically। तो अलाइन आइटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट मतलब कि टॉप से स्टार्ट करेगा इसको। अगर मैं यहाँ यूज करूंगा फ्लेक्स स्टार्ट तो ये इसको यहाँ टॉप से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। इसी तरह फ्लेक्स एंड करूंगा तो ये बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। Let's move on the next, what is in the flex। अलाइन आइटम हो गया है। स्ट्रेच का यूज सी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बेस लाइन का जब यूज करो तब देखना। अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी की जो बीच प्रॉपर्टी यूज टू अलाइन द टेक्स्ट फ्लेक्स लाइंस, ड्रॉप इट, यूज केस आएगा तब देखेंगे, ठीक है। इतना ही देखते हैं अभी, है ना। फ्लेक्स के अंदर परफेक्ट सेंटरिंग करने के लिए आप जैसे एक बॉक्स है उसको बिल्कुल मिडिल स्क्रीन में करना है, तो ही हैज बीन गिवन द एग्जांपल कि आप जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर दो तो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा, अलाइन आइटम को भी सेंटर कर दो तो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज यूज की है इसमें। द फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज, इसके बाद में द एलिमेंट अब, ठीक है। फ्लेक्स आइटम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, राइट। फ्लेक्स ऑर्डर, फ्लेक्स में काफी सारी चीजें, इतना ही पढ़ते हैं और फ्लेक्स को अभी के लिए यहाँ पे क्लोज करते हैं, जिससे कि हम कुछ बनाना शुरू करें तो आप उसको यूज कर सको। तो लेट्स से कि एक नया कुछ एलिमेंट बनाते हैं, कुछ ढूंढा था क्या बना के दिखाऊं मैं आपको। थोड़ी सी ये डिजाइन बना के देखते हैं कि अपन हेडर के अंदर एक बैकग्राउंड कलर को रेड कर देंगे, इधर अपना लोगो लगाएंगे और इधर नेविगेशन लगाएंगे, ठीक है। तो इतना सा शुरू करता हूँ मैं भी बनाने के लिए। देन यू गाइस सी कि फ्लेक्स को या और प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज कर रहे हैं, देन यू प्रैक्टिस योरसेल्फ। ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट में बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, या फिर उसी में चलते हैं, क्यों नया बनाते हैं। ठीक है, इस फ्लेक्स में शुरू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देता हूँ उसको, 0 से शुरू करते हैं। मुझे क्या बनाना है, फर्स्ट लुक इट आउट दिस, कि मेरे को ये ऊपर वाले हेडर को छोड़ देना, यहाँ से शुरू करना है मुझे, जहाँ से रेड कलर शुरू होना है। और ये जो 3 लाइन है इसकी जगह पे मुझे मेरी फोटो लगानी है यहाँ पर, राइट। जैसे यहाँ पे ये फोटो आ रही है, ये उठा के मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में ये 3 लिंक लगाने हैं। तो ये आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले एक पेरेंट कुछ एचटीएमएल टैग या डिव एलिमेंट होगा जिसका कि बैकग्राउंड कलर मुझे ये रेड कलर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में एक एलिमेंट होगा जहाँ जिसमें की इमेज होगी, दूसरा एलिमेंट होगा जिसमें कि ये लिंक्स होंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस। बॉडी है, हेडर है मेरा, हेडर पार्ट मैंने शुरू किया है। और इस हेडर के अंदर सबसे पहले मैं पहला डिव बनाऊंगा और इस डिव के अंदर मैं इमेज लिखूंगा, ठीक है। इतना करना है मुझे। इसके बाद में दूसरा मेरा नेविगेशन पार्ट शुरू होगा, दूसरा डिव जिसमें कि मेरा नेविगेशन है, ठीक है। अब हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है, या तो मैं इसी को फ्लेक्स दे दूंगा कि पेरेंट यही है, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, 2 डिव है। इसको समझने की कोशिश करना, ये जो मेरा हेडर है ये मेरा पेरेंट टैग है,
और इसके अंदर दो div है 1 और 2। तो ये दोनों मेरे फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा मैं इनको, किसी की एक फ्लेक्स बॉक्स मेरा लेफ्ट में आ जाएगा, दूसरा फ्लेक्स बॉक्स मेरा राइट में आ जाएगा, ठीक है। उनके अंदर फिर मैं कंटेंट लिख दूंगा, या फिर मैं हेडर को हेडर ही रहने देता हूँ, एक पेरेंट बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे अभी बनाया था हमने div क्लास इक्वल टू फ्लेक्स कंटेनर, वट एवर यू नेम इट। ऐसा नहीं कि फ्लेक्स कंटेनर ही लिखना है, आप जो भी इसको नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। और इसके अंदर मैंने ये कर दिया बंद। तो अभी आप देख रहे हो हेडर को तो मैंने सिर्फ एक स्पेसिफाई करने के लिए दे दिया कि मेरा हेडर है, उसके अंदर मैंने एक फ्लेक्स कंटेनर नाम से div लिया है, और उसमें फिर मैं इस फ्लेक्स कंटेनर को मैं रेड कलर दे देता हूँ, पहले बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसका स्टाइल डॉट सी एस एस में। हटा दूँ सारी की सारी या नई बना लेता हूँ एक, ठीक है नई बना लेते हैं, कंट्रोल एस, फ्लेक्स डॉट सी एस एस ही कर लेता हूँ इसका नाम, लेट्स सेव इट। और जो मेरा HTML है फ्लेक्स डॉट HTML, अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ये CSS यहाँ पे अप्लाई करूँगा, फ्लेक्स डॉट सी एस एस, राइट। तो फ्लेक्स डॉट सी एस एस में पहली CSS में बना रहा हूँ फ्लेक्स कंटेनर, इसका बैकग्राउंड कलर क्या देना है, ठीक है। इसकी हाइट भी कुछ है, इसकी हाइट मैं एज्यूम कर लेता हूँ अभी तो 50 पिक्सल, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ एक बार पेज को चला के देखूं फ्लेक्स डॉट HTML को, यही बनाना है मुझे, ये बन गया यहाँ पर, राइट। अब इसमें इधर इमेज लगाऊंगा और इधर मेरा नेविगेशन लगाऊंगा। लेट मी स्टार्ट एडिंग द कंटेंट इन माय टेक्स्ट बॉक्स। इमेज मैंने डाउनलोड कर ली थी, शुड बी ऑन माय डेस्कटॉप। कॉपी कर लेता हूँ, नाम थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसका, लोगो कर देता हूँ इसका, क्या मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है, मेरे प्रोजेक्ट में डाल लेता हूँ HTML पार्ट 1, इसी में है ना, इमेज में डाल देता हूँ यहाँ से लोगो डॉट png। यहाँ पे इमेज लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, src इक्वल टू किस फोल्डर में है, इमेज फोल्डर में है, किस नाम से है, लोगो डॉट png। अभी आप देखोगे इसको तो ठीक है, मैंने क्योंकि इसके ऊपर वाले की हाइट फिक्स कर रखी है तो ये तो इसी हाइट का रहेगा, मेरी इमेज बाहर आ गई है, तो या तो मैं इसको ऊपर वाला जो मेरा पेरेंट डिव है उसकी साइज बढ़ाऊं या फिर इसको छोटा करूं। तो थोड़ा इसकी साइज बढ़ा देता हूं, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। तो लेट्स से कि इसकी विड्थ मैंने कर दी है 50 पिक्सल, वैसे तो 50 में बिल्कुल फिट बैठ गया ना, क्योंकि इसकी भी हाइट 50 पिक्सल ही दी है, इसकी भी हाइट 50 पिक्सल ही दी है। नाउ यू सी कि बिल्कुल लेफ्ट से शुरू हो रहा है मुझे, और ऊपर भी टच हो रहा है, नीचे भी टच हो रहा है। और अगर मुझे इसको थोड़ी पैडिंग क्रिएट करनी है, इसके चारों तरफ स्पेस क्रिएट करनी है मेरे लोगों के, तो व्हाट आई विल डू दैट, इस फ्लेक्स कंटेनर जो है इसकी पैडिंग स्पेसिफाई कर दूंगा। तो पैडिंग इस बैकग्राउंड इमेज के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है उसमें ये थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देगा। पैडिंग मैंने दे दी है लेट्स से 5 पिक्सल, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर इसने इसको चारों तरफ स्पेस दे दी है, और इधर में मैं लगाऊंगा मेरा नेविगेशन। तो यहाँ पे ये तो लगा दिया मैंने इमेज, अब दूसरी तरफ मुझे क्या लगाना है, मेरा नेविगेशन लगाना है। इट इज फ्लेक्स HTML, नेविगेशन में मुझे लिंक लगाने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि सीधा मैं AHREF लिख देता हूँ, चलो AHREF लिख देता हूँ मैं, AHREF इक्वल्स टू पहला पेज है मेरा फर्स्ट डॉट HTML, तो मैं इसको फर्स्ट डॉट HTML का लिंक लगा दिया यहाँ पर, राइट, फर्स्ट। और उसके बाद में तीन लिंक लगा दिया मैंने यहाँ पे, फॉर्म डॉट HTML पे जाने के लिए दो ही रहने देते हैं। नाउ सी व्हाट हैपन,
ये तो इसके नीचे आ गया, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट जो बिहेवियर है वो ये है कि div एक के बाद एक आता है। अब हम इसको साइड बाय साइड करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो पेरेंट है फ्लेक्स कंटेनर, इसको फ्लेक्स बॉक्स वाली प्रॉपर्टी देंगे। क्या देंगे, फ्लेक्स वाली। तो क्या यूज करते हैं हम, डिस्प्ले फ्लेक्स। नाउ सी द मैजिक ऑफ फ्लेक्स। ठीक है, ये इसको ऊपर ले आया, लेकिन अभी भी सही नहीं है, मुझे तो लोगो इधर रखना है और जो मेरा नेविगेशन है वो राइट के अंदर रखना है मुझे। तो अब मैं फ्लेक्स की जो और प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लोर करूंगा, और मुझे पता है कि इस दोनों को अलाइन करने के लिए, दो फ्लेक्स बॉक्स इनको अलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। हमने पढ़ा है अभी कि अगर हॉरिजेंटली हमें अलाइन करना है, तो यहाँ पर अपन हॉरिजेंटली अलाइन कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट में कौन सा यूज करेंगे, अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट करता हूं तो फ्लेक्स स्टार्ट तो ये है ही, अगर मैं फ्लेक्स एंड लेके जाता हूं तो ये क्या करेगा, ये इसको दोनों को उधर ले जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों के बीच में बराबर स्पेस क्रिएट कर दूं, दैट मींस कि स्पेस बिटवीन अगर मैं यूज कर लूं, देन आई थिंक दैट शुड वर्क। लेट्स ट्राई इस बिटवीन। वाओ, दैट वर्क्स एक्चुअली। हम यही चाहते थे कि लोगो मेरा इधर आ जाएगा और मेरा नेविगेशन है उधर आ जाएगा। तो एक जो माइलस्टोन था वो अपने कंप्लीट कर लिया कि मेरा जो लोगो का पोजीशन है वो लेफ्ट, नेविगेशन का पोजीशन है वो राइट, वो हमने सेट कर दी। नाउ अब हमें जो नेविगेशन अजीब सा दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है। तो अब हम को इस पे क्लास लगाते हैं नेव के ऊपर कि लेट से पहला तो ये कि ये जो नेव के अंदर है इसको हम सेंटर में लेके आते हैं ना। अब इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, देखो जो भी आपको सेट हो ना वो यूज करते हैं। यूजुअली हम लोग लिंक नेविगेशन बनाने के लिए ULLI यूज करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ज़्यादा CSS आपको समझनी पड़ेगी। हम इसलिए मैं सीधा AHREF यूज कर रहा हूँ। अब इसको ऊपर से नीचे लाने के लिए एक तरीका तो है कि आप मार्जिन यूज कर लो, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो हाइट है, इस बॉक्स की हाइट फिक्स है 50 पिक्सल, तो ये 50 पिक्सल से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, टॉप से मार्जिन दे सकते हैं इस नेव का, राइट। जो अपना नेव है, नेविगेशन ये है, अगर इसको मैं ऊपर से मार्जिन दे दूं इसका इतना 15 पिक्सल 20 पिक्सल, तो ये सेंटर में आ जाना चाहिए। लेट्स गिव द डॉट फ्लेक्स कंटेनर जो है, इसके अंदर जो नेव टैग है उसके ऊपर मैं मार्जिन टॉप लगा देता हूं 15 पिक्सल। ठीक है, हो गया सेंटर, राइट। अगर इसको आपको लेफ्ट से भी थोड़ा सा इधर किसका, राइट से भी थोड़ा इधर लेना है, देन यू कैन यूज मार्जिन राइट, और यहाँ से चलो 15 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया, थोड़ा अच्छा सा दिखने लग गया। तो एक अपना दूसरा टास्क पूरा हुआ कि इसको वर्टिकली अलाइन दिखाना था हमें, तो एक तरीके से हमने मार्जिन को फिक्स करके इसको वर्टिकल अलाइन दिखा दिया। नाउ इसका जो लिंक का कलर है वो अगर अपन देखें कैसा बना रहे थे हम इसको, वहाँ गया भैया, बोला था ना, हाँ ऐसा बना रहे हैं इसको ना, ऐसा बनाना है। दैट मीन्स कि एक तो इसके होवर के ऊपर पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो मैं मार्जिन तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने मार्जिन दे दिया फिर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा तो मार्जिन वाली जगह पर बैकग्राउंड कलर नहीं जाएगा, राइट। तो बाद में चेंज करेंगे, एक बार प्रॉब्लम्स, इसको एक बार पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं वाइट, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज में, और इनके बीच में स्पेस क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद हम इस प्रॉब्लम पे आएंगे कि मार्जिन यूज क्यों नहीं कर सकते। तो जो लिंक है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये लिंक है अबाउट वर्क एंड कॉन्टैक्ट। इन लिंक का कलर क्या है, व्हाइट है, और होवर के ऊपर क्या चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो हम इसका कलर तो एक बार व्हाइट करते हैं, होवर स्टेट को फिर लिखेंगे। नेव के अंदर जितने भी लिंक हैं, नाउ लेट्स कम ऑन फ्लेक्स CSS कि जो आपका नेव टैग है इसमें जितने भी लिंक हैं, जितने भी A टैग हैं, इसके ऊपर आपको CSS लगानी है कलर की,
और कलर करना है आपको वाइट। ये इसका कलर वाइट कर देगा और इसकी साइज फ़ॉन्ट की थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, अभी थोड़ी छोटी लग रही है, लेट्स से कि 20 पिक्सल कर देते हैं, फिर देखते हैं कैसा दिखता है, हम बाद में इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी हो गया फ़ॉन्ट और साइज भी। अंडरलाइन हटानी है, अंडरलाइन हटाते हैं पहले। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन हटा दी। थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी है, तो मतलब कि इनके बीच में हम स्पेस पैडिंग दे देते हैं, इस एक की, या मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन राइट साइड से दे देते हैं कि भैया मार्जिन राइट में इसके लग जाएगा 30 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज अभी थोड़ा और छोटा लग रहा है, तो फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 225 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा हो गया, 25 कर देते हैं। ठीक है, अब देखोगे जब फ़ॉन्ट बड़ा किया तो ऊपर ज़्यादा स्पेस हो गया, नीचे कम स्पेस है, तो ये सेंटर नहीं रहा क्योंकि फ़ॉन्ट ने ज़्यादा जगह कवर कर ली। तो हम इसको 15 से थोड़ा कम, यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं एक्चुअली, बार बार वहाँ जाके रिफ्रेश करने के बजाय कि पहले हम यहाँ पे सेट करके देख लें CSS को। तो आप राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट करके एक लिंक है, ये आपका ब्राउजर का जो है डेवलपमेंट कंसोल होता है ब्राउजर में, जो आपके HTML और CSS को इमीडिएटली ब्राउजर के ऊपर ही चेंज करके दिखाने का काम करता है। देखो ये HTML मैंने लिखा है ना, यहाँ पर ये HTML दिखा दिया पूरा इसमें, और नीचे कौन कौन सी CSS जिस पे मैं क्लिक करूंगा और जो CSS जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उस पर अप्लाई हो रही है वो नीचे दिखा देगा। तो लेट्स से कि मुझे इस पे देखना है, मुझे इसका नेविगेशन का मार्जिन कम करना है। ये मेरा नेविगेशन है, देखा मैंने नेविगेशन के ऊपर कोई CSS क्यों नहीं लग रही है। नेव ए पे लग रही है, नेव पर CSS डिस्प्ले ब्लॉक। मार्जिन किसका दिया था मैं? अच्छा, मार्जिन टॉप फ्लेक्स कंटेनर नेव है तो सही, ये रही। इसका मार्जिन टॉप का मुझे कम करना है, तो देखो मैं इधर से कम कर रहा हूँ और वहां पर अप्लाई हो रहा है ना। 10 पिक्सल कर दिया मैंने, मतलब 10 पिक्सल से मुझे लग रहा है कि सही सेंटर में है। अगर नहीं लग रहा है तो मैं इसको 11 कर देता हूँ, अब सही लग रहा है, राइट। तो मतलब 11 पिक्सल में चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। एंड विल चेक इट आउट। ठीक है, सही सेट हो गया। फर्स्ट फॉर्म 2 लिंक लग गए मेरे यहाँ पर। इनका नाम भी मैं वही कर देता हूँ जो यहाँ पर दिख रहा है, अबाउट वर्क एंड कॉन्टैक्ट। तो थोड़ी सी फील सही आएगी, हम जिसको कॉपी कर रहे हैं वैसा का वैसा ही हम बना रहे हैं। अबाउट, सेकंड क्या है, वर्क एंड कॉन्टैक्ट। वर्क एंड कॉन्टैक्ट। लेट्स रिफ्रेश। तीनों लिंक बन गए, इसको हटा भी दो, पूरी पे करके देख लेता हूँ। तो यही हम चाह रहे थे। अब 2 माइलस्टोन अपने पूरे हुए कि हमने हेडर ये पूरा बना दिया है, उसमें लोगो लगा दिया है, इसको राइट में भी कर दिया है। एक चीज आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मार्जिन है, आप देख रहे हो बैकग्राउंड कलर के बाद में इधर व्हाइट स्पेस है, ऊपर व्हाइट स्पेस है, राइट में व्हाइट स्पेस है। लेकिन जो अपना जो सैंपल हम देख रहे हैं ये बिल्कुल लेफ्ट से भी टच है, इधर से भी टच है, बॉटम से टच ही मान लेते हैं इसको। तो होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो आपका बॉडी एलिमेंट जो होता है ना, उसका ब्राउजर के ऊपर चारों तरफ से कुछ मार्जिन होता है। तो हमें उसका मार्जिन और पैडिंग दोनों ही 0 कर देते हैं कि बॉडी को तो आप बिल्कुल एकदम से 0 स्टेट में कर देते हैं। तो सबसे पहले बॉडी टैग ही बना देता हूँ, ऐसी की CSS बना देता हूँ मैं कि बॉडी जो है इसका मार्जिन, बॉडी का मार्जिन तो क्या होगा, पैडिंग होगी। लेट्स से कि स्पेस किससे कम होता है, मार्जिन से ही कम होगा। दोनों ही 0 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो खत्म हो गया। नाउ इट लुक्स गुड एक्चुअली। लोगो लगा दिया है, इधर लिंक्स लगा दिए, लेकिन इनकी जो होवर स्टेट है वो अभी काम नहीं कर रही है। तो होवर के लिए हम क्या करते हैं, जो
लिंक का होवर स्टेट है वो अप्लाई करते हैं एक बार। कैसे करते हैं, लेट्स डू। नेव का जो ए लिंक है उसके ऊपर अगर होवर हो तो ये CSS लग जाए। क्या कलर चेंज करते हैं अभी तो ना, उसको कॉपी नहीं करते हैं, फिर अपन उसके कॉपी पे आएंगे। कलर चेंज करते ही टेंशन हो जाती है। क्या कलर रखूं, 0 ब्लैक कर देता हूँ। तो ये होवर के ऊपर हमने एक इफेक्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन ये वो इफेक्ट नहीं है जो कि यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसके होवर के ऊपर पहला तो जो आपका लिंक है अभी उसकी साइज आपका, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर इसकी जो लिंक की साइज है ना वो सिर्फ टेक्स्ट है। अगर मैं थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो हैंड से वापस पॉइंटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो लिंक है ना इसकी साइज सिर्फ इतनी इतनी है, क्योंकि जो ए टैग होता है वो ब्लॉक लेवल का टैग नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनलाइन ब्लॉक होता है उसका, उसकी खुद की कोई साइज नहीं होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एक ब्लॉक लेवल टैग के अंदर और फिर इसकी हाइट स्पेसिफाई कर देंगे 100%, राइट। और हाइट 100% कर देंगे तो फिर ये पूरा यहां से लेकर के और यहां तक हो जाएगा। तो अपना अब गोल क्या रहा कि हम ये जो इनलाइन ब्लॉक है, दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ। इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो आपका डिवीजन टैग है, जो डिव टैग है, वो ब्लॉक एलिमेंट है, आप उसकी विड्थ हाइट स्पेसिफाई कर देते हो। ठीक है, और ए जो है ये आपका ए और स्पैन ये आपके इनलाइन टैग हैं, इनकी विड्थ और हाइट नहीं होती है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट्स कन्वर्ट इट इन डिस्प्ले ब्लॉक, इसको ब्लॉक टाइप बना दिया हमने। और अब मैं इसकी हाइट दे देता हूं 100%। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो इसका पेरेंट है उसके 100% की हाइट को कवर करना चाहिए इसको। देन चेक इट आउट। इसने 100% तो कवर कर लिया, लेकिन डिस्प्ले ब्लॉक करते ही जो एक के बाद एक आ रहे थे ना वो प्रॉपर्टी इसकी खत्म हो गई, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये होते हैं इनलाइन ब्लॉक। एक बार वापस इनलाइन ब्लॉक करता हूं मैं इसको एंड देन सी, क्योंकि ये इनलाइन है इसलिए एक के बाद एक आ रहा है। अगर ये जैसे डिव को अपन एक के बाद एक नहीं आता, उसमें अपन फ्लैक्स यूज करते हैं उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करने के लिए। तो या तो तरीका ये हो गया इसको कि आप इसको ब्लॉक करके कुछ ऐसा करो कि ये फ्लैक्स के अंदर कन्वर्ट हो, फ्लैक्स यूज करो या तो आप इसको अलाइन करने के लिए, राइट। या फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्लॉट इसकी, कि आपने इसको ब्लॉक कर दिया और इसके बाद में आप इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लॉट, जो कि काफी सारे लोग लेआउटिंग के लिए भी यूज करते हैं, फ्लॉट लेफ्ट। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी आप देखोगे कि इसने एलिमेंट्स को नीचे नहीं होने दिया, इवन इट इज डिस्प्ले ब्लॉक है। अगर मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, फ्लॉट लेफ्ट हटाते ही डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। ब्लॉक मतलब कि एक के ऊपर एक ही आएगा, ब्लॉक की प्रॉपर्टी एक के ऊपर एक आने की होती है, साइड बाय साइड आने की नहीं होती है। लेकिन अब हमने ब्लॉक करने के बाद क्या किया है, हमने ये किया है कि ये जो ब्लॉक्स है ना फ्लॉट लेफ्ट हो, मतलब एक के लेफ्ट में एक दूसरे के अरेंज होते हुए चले। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन लिखी है फ्लॉट लेफ्ट। तो इससे क्या हो गया कि ये एक दूसरे के पोजीशन जो है एक के बाद दूसरे की लेफ्ट पोजीशन में आते हुए चले जाएंगे, राइट, जितने भी आप इसके अंदर एलिमेंट लिखोगे। नाउ अब मैं इस पे होवर कर रहा हूं तो भी अभी आप देख रहे हो कि इसकी जो हाइट है ना वो पूरा नहीं आ रही है। अगर बॉर्डर देके देखता हूँ ना तब मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा कि इसकी हाइट कहाँ तक है। तो बॉर्डर करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। रेड के ऊपर रेड कैसे दिखेगा यार, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी भी ये 100% पे नहीं गया है। क्यों नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी मार्जिन भी दे रखी है, इसकी मार्जिन नेव की। इसको मैं मार्जिन को खत्म ही कर देता हूँ। देन लेट्स सी, क्योंकि इसका जो पेरेंट है ना वो नेव है। ये जो एक की अपन ने दी है, एक का जो पेरेंट है, इफ यू विल लुक इट आउट हियर, एक का जो पेरेंट है नेव है, नेव का पेरेंट डिव है और इस डिव का पेरेंट ये डिव है। तो इस डिव की अपन ने हाइट दे रखी है। तो अगर मैं लॉजिकली इसको सोचूं तो जो हाइट मेरी फ्लेक्स कंटेनर की होगी उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी
और फिर इसको 100% करने पर मेरे हिसाब से पेरेंट की जो हाइट होगी उसका 100% नहीं लेके जाना चाहिए। देखते हैं लेके जाता है नहीं लेके जाता। मैंने मार्जिन हटा दिया है, सेव कर दी थी क्या फाइल को, सेव नहीं किया था, सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ तो ये मार्जिन हट गया, ऊपर चला गया, लेकिन इसको 100% पे नहीं लेके गया। तो या तो मुझे इस 100% को इनहेरिट करके लेके आना पड़ेगा, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि जो नेव है इसी की हाइट में जो जितनी हाइट इस फ्लैक्स कंटेनर की उतनी दे देता हूँ, 50 पिक्सल। तो लेट्स डू इट। देयर माइट बी द अदर वे, लेकिन मैं इसको इस वे में कर रहा हूँ अभी। हाइट इक्वल टू 50 पिक्सल, ठीक है। ये इसकी 50 पिक्सल हो गई है। नाउ अब मैं इसका बैग, अभी भी इसके चार दोनों ऊपर और नीचे जो है कुछ पैडिंग है, आप देख रहे हो ना। इस जो बॉर्डर है, बॉर्डर पूरा इसको फिलअप नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि मैंने जो ये हेडर लिया था उसकी कुछ पैडिंग स्पेसिफाई की थी, कहीं ना कहीं पर पैडिंग 5 पिक्सल। तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक, मैं क्यों हटा रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे ये इफेक्ट क्रिएट करना है। और इसमें आप देख रहे हो मेरे पास कोई पैडिंग की जो ये एलिमेंट है ये पूरा 100% यहाँ से लेकर के और नीचे तक है। तो ये स्पेसिंग, हम इस पेरेंट एलिमेंट की स्पेसिंग देंगे तो ये स्पेसिंग यहाँ भी ऐड हो जाएगी। तो इसको मैं 100% पे लेके नहीं जा सकता, तो मुझे इसकी पैडिंग को यहाँ से हटाना पड़ेगा। द रीजन इज कि जिससे कि मैं इसको 100% टच कर सकूं। तो हटा दिया है मैंने। नाउ आई सी, अभी ये पूरा 100% टच हो गया है, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल गया है, तो आई कुड एडजस्ट द हाइट ऑफ इट। एक बार 100% करूं इसकी हाइट, हाउ इट बिहेव। नहीं, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा पिक्सल को मुझे। यहाँ पे एक बार ट्राई मारते हैं। एडजस्ट का देखने के लिए हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं एंड देन लेट्स सी कि क्या हाइट इसकी अपने को रखनी है। इसकी हाइट कर रहे थे अपन नेव की, ठीक है, ये सही है ना। तो लेट्स फिक्स इट 48 पिक्सल। ठीक है, अब इसको मुझे वापस जो टेक्स्ट है इसको सेंटर करना पड़ेगा। किसके सेंटर करना पड़ेगा, जिसका मैंने बॉर्डर दे रखा है ना, इसका सेंटर करना पड़ेगा। बॉर्डर किसका दे रखा है मैंने, यहीं पे देख लेते हैं। इसको इंस्पेक्ट किया मैंने एलिमेंट को, इसका बॉर्डर दे रखा है, तो इसके सेंटर करने के लिए मतलब कि इसकी मुझे पैडिंग दे करके मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूँ। तो मैंने इसकी पैडिंग दे दी टॉप से। मैं पैडिंग दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट करनी है, बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट नहीं करनी है। तो पैडिंग दे दी मैंने टॉप से 10 पिक्सल, तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब पैडिंग दी है तो बॉक्स की हाइट बढ़ गई है, तो आई विल हैव टू एडजस्ट द हाइट ऑफ बॉक्स। पिक्सल, ठीक है, हो जाएगा सेंटर में। ये अप्लाई कर दूं यहाँ पर 38 एंड पैडिंग डैश टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह से अबाउट का जो मेरा ए और टी है बिल्कुल बॉर्डर के टच हो रहा है, तो होवर पे जब मैं इसका कलर डालूंगा तो वो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होना चाहिए। देखो यहाँ पर देख रहे हो, अबाउट ए से पहले इतना स्पेस है, इतना स्पेस इसके बाद में है। तो इसकी मैं लेफ्ट और राइट वाली पैडिंग भी दे देता हूँ। पैडिंग डैश एफ 10 पिक्सल, पैडिंग डैश राइट 10 पिक्सल, ओके। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। रिफ्रेश किया, अच्छा सा स्पेस क्रिएट हो गया। अब मैं बॉर्डर हटा करके इसके होवर पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये कौन सा कलर है देखो एक बार, यहाँ इसको भी तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं ना। मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, ये इसके ऊपर जो CSS लग रही है यहाँ पे आ गई। होवर किया मैंने इसके ऊपर, तो कलर कौन सा आ रहा है यार, कलर नहीं दिख रहा।
मेन वाइट, ठीक है, अभी अपन कुछ भी रख लेते हैं, बाद में देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, होवर के ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर लेट्स से येलो ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा दिखेगा। और इसको मैंने रिफ्रेश किया है, कलर चेंज हो गया। बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर कहाँ लगाए थे मैंने, ये लगाया था बॉर्डर, ये हटा दिया है। और होवर के ऊपर भी अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका फॉन्ट का कलर सेम ही है, फॉन्ट कलर चेंज नहीं करते हैं, तो हम भी चेंज नहीं करते हैं, वाइट ही रहने देते हैं जो डिफॉल्ट स्टेट का है। ठीक है, थोड़ा पैडिंग एडजस्ट करना है नीचे से, वो कर लेंगे हम। ठीक है, सो दिस इज द वे कि हाउ आपको किस तरह से शुरुआत करनी है, कैसे आप देखो मैंने इसका पेरेंट एलिमेंट का पैडिंग हटा दिया था, तो ये वापस से टच हो गया है। तो मुझे वापस यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि मैं अभी तक मैं क्या कर रहा था, पेरेंट एलिमेंट की पैडिंग दे रहा था स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए इसके चारों तरफ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी थोड़ी सी हाइट विड्थ कम कर दूंगा और इसके चारों तरफ मैं मार्जिन दे दूंगा। तो वो मैं इमेज के चारों तरफ दे देता हूँ, इमेज के ऊपर कोई क्लास लगा देता हूँ, फ्लैक्स HTML, ये मेरी इमेज है। लेट्स से कि मैंने इस डिव को क्लास दे दी लोगो, और यहाँ पर CSS में मैंने लिखा डॉट लोगो, इस क्लास में जो इमेज है उसके ऊपर विड्थ में यही देता हूँ, वहाँ से हटा सकता हूँ। विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। और जिससे मैं इसका मार्जिन, पैडिंग नहीं दूंगा, इमेज के अंदर ये पैडिंग नहीं होती है, मार्जिन 5 पिक्सल, थोड़ा छोटा हो गया, चारों तरफ इसके स्पेस कर दी, राइट। तो ये अपनी शुरुआत है HTML एलिमेंट्स बनाने की, ठीक है। इसके बाद में अगर आप इस पेज पर आ रहे हो तो आपको यू विल हैव टू नोटिस कि नीचे एक बड़ी सी बैकग्राउंड इमेज हम लगाएंगे, लगा लेते हैं थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करके। यहाँ से मेरा हेडर खत्म हो गया है, अब मेरा मेन पार्ट शुरू हो रहा है, या वो भी हेडर का ही पार्ट मान सकते हैं, बट लेट्स सी कुछ और ही बना लेते हैं इसको। सेक्शन बना देता हूँ मैं इसको, सेक्शन। इस सेक्शन में मेरा क्या शुरू होगा, ये डिव है और इसमें बैकग्राउंड के अंदर बड़ी सी इमेज है, उसमें टेक्स्ट है सेंटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ पहले, आई एम राकेश, ठीक है, एंड देन ए वेब डेवलपर, मतलब एक BR लगाऊंगा नेक्स्ट लाइन के लिए, एंड देन ए वेब डेवलपर, ए डेवलपर, ठीक है। कैसे दिखेगा, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। यही एक्सपेक्टेशन है, यहीं पे दिखेगा। अपने को उसको सेंटर में लाना है, पहले तो इसकी हाइट बड़ी सारी करनी है, इसकी हाइट विल हैव टू फिक्स इट आउट, इसकी पेरेंट की, ठीक है। और उसके बाद में इस डिव एलिमेंट को हमें सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए हमने देखा था कि फ्लैक्स बॉक्स के अंदर अगर अपन जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों ही सेंटर कर देते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। तो एक पेरेंट डिव बना देते हैं, डिव क्लास बराबर फ्लैक्स, हीरो हेडर कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी क्लास को हम डिफाइन करते हैं CSS में, एक कॉल आ रहा है यार, जस्ट होल्ड ए मिनट, मैं इनको बोल दूं 5 मिनट बाद कॉल बैक करूंगा मैं।
ओके, सो क्या करना है हमें, फ्लैक्स हीरो हेडर, इसकी हाइट में दे देता हूँ लेट्स से 500 पिक्सल, बड़ी सारा कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इमेज की जगह पर, बाद में इमेज चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर देंगे तो कलर सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, टीली ले लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इसको हमें कहाँ लेके आना है, सेंटर में लेके आना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, तो जैसे हम इसको पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स बनाते हैं, इसके अंदर वाले कंटेंट फ्लैक्स बॉक्स, अंदर वाले इसके जस्ट आफ्टर जो इसका चाइल्ड एलिमेंट्स उनको फ्लैक्स बॉक्स बोलना शुरू कर देते हैं। और अब उस फ्लैक्स बॉक्स को हम कर रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर आना चाहिए। इसका भी एक बार बॉर्डर दे देता हूँ जिससे कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए वो भी, कि फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो ड्यू है, अभी एक ही ड्यू है, उसको हम दे देते हैं बॉर्डर जस्ट टू सेपरेट दिस 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये सेंटर में आ गया, राइट। अब ये अलाइन आइटम जो स्ट्रेच होती है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, उसको हम चेंज करके क्या करें, अलाइन आइटम ही होता है ना, ये अलाइन कंटेंट अलाइन आइटम ही होता है आई थिंक। तो लेट्स डू द सेंटर एंड सी, यही हम करना चाहते थे। ठीक है, तो एक स्टेप इसका कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स सी, ये नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसका फॉन्ट बड़ा करना है, वाइट कलर का करना है, बोल्ड करना है। कलर तो यही ले लेते हैं यार, ये कौन सा कलर है, ये अच्छा लग रहा है कलर। बैकग्राउंड कलर 000 ब्लैक ही है, नहीं बैकग्राउंड इमेज भी डाल रखी है। अगर मैं इसको हटा के देखूँ तो हाँ, मतलब बैकग्राउंड इमेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अपन अपना ही कलर रखते हैं। और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हम क्या करने वाले थे, इसको हम फॉन्ट साइज बड़ी करने वाले थे और वाइट करने वाले थे। तो इसकी फॉन्ट साइज हम कर देते हैं लेट्स से 40 पिक्सल, और कलर फॉन्ट का कर देते हैं लेट्स से वाइट। नाउ लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, बड़ा हो गया। अब इसमें लेकिन डिफरेंट की अलग अलग क्या है इसमें, कि आपका एक और दोनों लाइन है, दोनों का अलग अलग फॉर्मेटिंग है। अब हमने पूरे ड्यू पे लगा दी तो ऑब्वियस है कि इन दोनों इस पे लगाई है हमने CSS, इन दोनों पे अप्लाई होगी। इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई करने के लिए या तो मैं इसको ड्यू टैग बना दूं या फिर स्पैन बना देता हूँ। स्पैन, या फिर इसको सीधा हेडिंग कर देता हूँ। लेट्स से हेडिंग कर दिया H1, और इसको मैं BR हटा देता हूँ एंड देन इसको कर देता हूँ स्पैन। क्या करूँ, क्लास का नाम देता हूँ टैगलाइन। नाउ लेट्स चेक। ये बड़ा हो गया है और ये इससे छोटा हो गया है। इस वाइट अभी भी दिख रहा है क्योंकि हमने div की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, तो इनको हटा देते हैं div की प्रॉपर्टीज को, और जिससे कि हम दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा सके। तो इसमें तो H1 की भी लगी हुई है, इसमें अभी स्पैन की लगी है। स्पैन पे कुछ होती नहीं है, H1 का थोड़ा साइज बड़ा होता है तो वो लग गया है। अब हम दोनों अलग अलग बना देते हैं कि इसके अंदर जो H1 है उसकी ये प्रॉपर्टी हो गई, और जो इसमें डॉट फ्लैक्स कंटेनर, नहीं फ्लैक्स कंटेनर नहीं, हम बात कर रहे हैं फ्लैक्स हीरो हेडर की। हीरो हेडर, इसके अंदर डॉट टैगलाइन जो क्लास है इसकी
फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, बस तो होती हो जाएगी, 12 पिक्सल कर देते हैं। उसका कलर भी हम दूसरा चेंज कर देते हैं, जैसे ब्राउन कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, इसको बड़ा कर लें। ये ठीक है ना। अब इसमें देखो दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है, तो आपको ये मार्जिन जो हेडर जो h1 टैग लिया है ना मैंने, उसमें बाय डिफॉल्ट ऊपर नीचे मार्जिन लगा होता है। तो हमें उसका मार्जिन या तो वहाँ पे आप स्पेन टैग यूज कर लो, या फिर इसका जो मार्जिन है वो हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर टच हो गया, इसकी साइज चेंज नहीं करी थी, साइज चेंज करके इसको 16 पिक्सल कर देते हैं। 116 नहीं भाई, 16। ठीक है, तो सेंटर में अब इसको भी अगर आप ब्लॉक को सेंटर करना है तो जो आपका डिव था उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे ऐसे। इसके अंदर जो डिव है वो होना चाहिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी अब मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन है, अभी यहाँ से शुरू हो रहा है, दोनों टेक्स्ट लेफ्ट से, इसको सेंटर कर दिया मैंने, तो ये भी सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, so that's how we build the web page, right? एक बार अभी क्लोज करें आज के लिए, और मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे आऊं। अभी एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।